अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशंस का टॉपिक है वो है CFT। आज जो हमने इस टॉपिक पे हमने कंप्लीट डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कि CFT का क्या मतलब होता है। CFT स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल्स फील्ड थ्योरी। और इसके बाद ये तो हमारे पास CFT का क्या मतलब होता है, ये इन शॉर्ट जो है ना हम कहते हैं कि CFT का मतलब होता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शंस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने दी थी CFT की। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द ब्रीथ एंड वेन लैक। ये टू साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को हमारे पास डिस्कवर कराया। उसके बाद ये इन्होंने कब ये थ्योरी दी थी, तो हमारे आप कह सकते हो कि ये थ्योरी हमारे पास 1950 में हमारे पास ये जो है ना हमारे पास थ्योरी आई थी। अब इस थ्योरी की हमें ज़रूरत, इस थ्योरी में हम क्या चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, हम इस थ्योरी में जो है ना आयोनिक क्रिस्टल्स पे जो है ना आयनिक बॉन्ड के हमारे जो है ना इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम डिस्कशन करते हैं। अब आयनिक ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश हुई और हमारे पास क्रिस्टल CFT हमें क्या बताती है। तो जो CFT है हमारे पास वो हमें आयनिक क्रिस्टल फील्ड के बारे में बताती है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है ना आयनिक एक क्रिस्टल्स पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ पे आयनिक क्रिस्टल्स पे अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसलिए हम इस क्रिस्टल्स की बुनियाद पे ही हम कह देते हैं कि आयनिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। तो इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले आप लोगों को जो है ना VBT, इससे पहले जो प्रीवियस हमारे पास जो थ्योरी होती है VBT की, VBT ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्योरी, तो आपके उस के पता होना चाहिए कि वो क्यों जो है ना VBT जो है ना हमारे पास ख़त्म हुई और उसकी जो है ना ज़रूरत हमें इतनी ज़्यादा क्यों नहीं आगे आई। तो इसकी जो लिमिटेशंस आप कह सकते हो कि VBT की लिमिटेशंस या ड्रॉबैक ऑफ VBT। तो VBT क्यों फेल हुई हमारे पास, हम कहते हैं कि VBT क्यों फेल हुई, या आप ये कह सकते हो कि व्हाई वी नीड CFT, हमें CFT की ज़रूरत क्यों पेश हुई। तो आप इसमें लिखेंगे कि जो VBT थी वो इस वजह से फेल हुई थी कि वो जस्ट हमारे पास रिलेटिव जो है ना स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। किस चीज़ को? रिलेटिव स्टेबिलिटी को। जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस थे उनके डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की जस्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती थी बीबीटी। ठीक है। इसके बाद जब अगर हम बात करते हैं इसकी वीपीटी के और कुछ पॉइंट्स की, तो वो जस्ट हमें जो है ना वीपीटी पेयरिंग ऑफ एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करती है, जस्ट पेयरिंग एनर्जी के बारे में। और इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उसने एक्सप्लेन नहीं की थी, जो कि हमारे पास CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, इसने जो है ना उसके उनके वीपीटी के ड्रॉबैक्स को फुलफिल करके हमारे पास जो है ना CFT आई थी। अब CFT ने क्या किया था, इसके बेसिक assumptions क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, इसकी जो आगे कंप्लीट डिटेल है ये हम अब नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक assumptions। तो बेसिक assumptions में हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो है सेंट्रल मेटल आयन। जो सेंट्रल मेटल आयन है, हम सबसे पहले ये हमारे पास पहला पॉइंट है। ठीक है। तो इसमें हम पहले पॉइंट में हम क्या कहते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द लिगेंड। जो मेटल आयन होती है ना, सेंट्रल मेटल आयन, इसके बाहर अटैच होता है लिगेंड। जैसे कि सपोज करें आपके पास ये है कोबाल्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये आपके पास कोबाल्ट है और यहाँ पे जो है ना लिगेंड अटैच होता है, यहाँ पे ऐसे लिगेंड अटैच होता है ऐसे। तो इधर यहाँ पे हो गई ये लेगेंड, एल से आप कह सकते हैं लेगेंड, और यहाँ मेटल को आप इस तरह से एम से डिनोट करेंगे कि यहाँ पे जो है ना कोबाल्ट जो है ना एज अ मेटल के तौर पर बिहेव करे। तो वो कहता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम्स, ये सेंट्रल मेटल एटम्स इज सराउंडेड बाय द लेगेंड, ये लेगेंड के बाहर जो है इसको जो है ना लेगेंड ने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है।
by the ligand which contains one or more lone pair of electrons। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम्स है, इसको ये जो लेगेंड है, लेगेंड के पास एक से ज्यादा लोन पेयर हो सकते हैं। इस लाइन के कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम कहते हैं कि आयनिक लेगेंड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल लेगेंड्स क्या होते हैं, मेटल लेगेंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयनिक लेगेंड्स। आयनिक मींस आपको इस चीज से भी पता चाहिए कि इसमें आयंस होंगे, मतलब जैसे ये आप इसकी आयनिक लिगेंड्स की बात करें तो जो जितने भी हैलोजेंस हैं वो हमारे पास आयनिक लिगेंड्स होते हैं। अब हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसके साथ साथ आप साइनाइड को भी आप कह सकते हैं कि वो हमारे पास आयनिक लिगेंड होते हैं। अच्छा, दे आर आल्सो नाउन एज नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। अब इसको हम नेगेटिव पॉइंट चार्जेस भी कह सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है कि इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसलिए हम जो है ना, हम कह सकते हैं कि जो आयनिक लिगेंड होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। और नेगेटिव चार्ज कौन कौन से जिन पे चार्ज होता है, वो हैलोजेंस हो गए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड साइनाइड, या आयोडीन भी आ गई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि मेटल लिगेंड्स ओवरलैपिंग। मेटल लिगेंड ओवरलैपिंग में हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीएफटी के मुताबिक लिगेंड डज नॉट प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल आयंस। सेंट्रल मेटल आयंस को जो है ना हमारे पास लिगेंड्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। सो द मेटल एंड द लिगेंड डज नॉट कंसिडर टू हैव द ओवरलैपिंग। और इसी तरह से हम कहते हैं कि इस तरह से जो है ना, इसमें जो है ना ओवरलैपिंग इस तरह से पॉसिबल नहीं होगी। अब ओवरलैपिंग कैसे पॉसिबल होगी ये अब हम देखते हैं। मेटल लिगेंड्स बॉन्ड, अब हमारे पास जो है ना मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसे बनता होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हाँ, ये आप इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हो कि सीएफटी की डेफिनेशन क्या है, या सीएफटी का मेन पॉइंट क्या है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सीएफटी का मेन पॉइंट या सीएफटी की हमें क्यों जरूरत पेश है, और सीएफटी में हम किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोगों ने कहना है कि अकॉर्डिंग टू सीएफटी बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द लेगेंड, मेटल और लेगेंड के दरमियान जो बॉन्ड होता है इज नॉट अ कोवलेंट। इसमें हम कोवलेंट तौर पे एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि हम एज कंपेयर कोवलेंट के मुकाबले हम जो है ना आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं। मेन पॉइंट जो है ना इस थ्योरी में हमारे पास कौन सा है कि हम जो सीएफटी में एक्सप्लेन करते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि एज कंपेयर टू हम आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब आयोनिक बॉन्ड हमें पता है कैसे बनता है। आयोनिक बॉन्ड मेटल पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस मेटल के पॉजिटिव चार्ज से, और लेगेंड के नेगेटिव चार्ज से। पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसके बाद है ग्रुपिंग ऑफ दी डी ऑर्बिटल्स। इसमें हम जस्ट जो सी एफ टी है ना, इसमें हम जस्ट डी ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करते हैं। हम इसमें एस को भी एक्सप्लेन नहीं करते। ये आप कह सकते हो लिमिटेशंस ऑफ सी एफ टी। तो जो है ना हमारे पास सी एफ टी की लिमिटेशंस आप ये लिख सकते हो कि जो सी एफ टी है वो हमारे पास जस्ट ओनली एक्सप्लेन करती है डी ऑर्बिटल्स को, ना तो ये हमारे पास एस को एक्सप्लेन करती है, ना ही ये पी को एक्सप्लेन करती है। किस किस को, पी को भी एक्सप्लेन नहीं करती और ना ही एस को एक्सप्लेन करती है। इन चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं करती, जस्ट हमारे पास डी ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के। डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। तो 5 कौन कौन से होते हैं, पहले डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्र, वाई स्क्र एंड डी जी स्क्र। अब जो है ना, अब ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स है ना, इन 5 डी ऑर्बिटल्स में 3 होते हैं बिटवीन दी एक्सिस और 2 होते हैं अलोंग दी एक्सिस। अब ये जो फर्स्ट 3 है ये होते हैं बिटवीन दी एक्सिस, और ये जो होते हैं ना 2, ये होते हैं हमारे पास
अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस भी आप कह सकते हो या ऑन द एक्सिस भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब बिटवीन द एक्सिस का क्या मतलब है? बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं डी के? एक, दो, तीन। ये जो डी के तीन ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, दीज आर द ऑर्बिटल्स लाइज बिटवीन दी एक्सिस। ये किधर होते हैं? बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, ये तीन जो ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये जो है ना, हम इन तीन डी ऑर्बिटल्स को हम क्या लिख सकते हैं? हम इन्हें किस तरह से लिखते हैं? हम लिखते हैं कि T2G। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इनको लिख सकते हैं T2G। T2G का मतलब ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, दीज आर द नॉन एक्सियल। मतलब कि ये हमारे पास एक्सल जो हमारे पास होता है ना, उस पे मौजूद नहीं होते, बल्कि नॉन एक्सियल होते हैं। आपने इसमें मेन जो पॉइंट याद रखने हैं, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस में ये तीन ऑर्बिटल्स होते हैं डी के। अब बिटवीन द एक्सिस ये तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका नेम हम क्या देते हैं? तीन और डी के तीन ऑर्बिटल्स को T2G। और जो हमारे पास डी के जो दो ऑर्बिटल्स बचते हैं, एक्स स्क्वायर वाले, वाई स्क्वायर वाले, ये वाले, इनको हम नेम देते हैं Eg का। किस चीज से? Eg का। हम इसको नेम देंगे Eg का। और जो बिटवीन द एक्सिस होंगे हम उसको T2G का नेम देंगे। और अलोंग द एक्सिस का अब हम पढ़ते हैं, तो अलोंग द एक्सिस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लाई अलोंग द एक्सिस। आप इसको अलोंग द एक्सिस भी कह सकते हैं, आप इसको ऑन द एक्सिस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑन द एक्सिस। अब ऑन द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस का क्या मतलब है? आप यहाँ पे जैसे सपोज करें, ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर जो होंगे, जो लूप्स बने होंगे, वो होते हैं हमारे पास ऑन द एक्सिस। ये कौन से होंगे? इस तरह से ऑन द एक्सिस। और अगर जो हमारे पास इस तरह से एक लाइन लगी हुई है और इन दो लाइंस के बिटवीन, मतलब कि इन लाइंस के ऊपर नहीं होंगे, बल्कि इन दोनों के क्या होंगे? दरमियान में, बिटवीन दी होंगे। तो वो होंगे, ये हमारे पास कौन से होंगे? D3। ये हमारे पास होंगे D3। और ये कौन से होंगे? D2। ये हमारे पास D2 होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे? D3। अब CFT की ये थे हमारे पास कुछ चीजें। अब हम जो है ना, इसके अलावा आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जो CFT होती है उसमें हम मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, उनके स्ट्रेंथ, उनके कलर्स को भी एक्सप्लेन करते होते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्टली क्वेश्चन भी आता है कि CFT के में आपने इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल केस, ऑक्टाहेड्रल केस के मुताबिक आपने CFT को एक्सप्लेन करना है। अब आपने यहाँ पे जो है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आप लोगों ने जब बात करनी है CFT कोऑर्डिनेशन, जो थ्योरी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो है CFT थ्योरी, उसमें हम सबसे पहले जो एक्सप्लेन करते हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू इसमें आ जाए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आ जाए, तो वहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि ऑक्टा का मतलब होता है 6। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या CFT में जहां पे भी हमारे पास आ जाए CFT ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो आपने 6 याद रखना है। उसके साथ कितने लेगेट्स अटैच होंगे? 6। तो यहाँ पे दरमियान में है मेटल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लेगेट्स अटैच है। तो ये जो लेगेंड है, ये इसने अपने लोन पेयर या यहाँ पे जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं मेटल पे। मेटल पे मोस्टली चार्ज होता है पॉजिटिव, और लेगेंड्स पे क्या होता है? मोस्टली नेगेटिव। और इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसमें कहेंगे कि हम बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द लेगेंड इज आयोनिक।
सो द अट्रैक्शंस अकेट बिटवीन द मेटल एंड लेगेंट, हमें पता है कि मेटल और लेगेंट के दरमियान ही अट्रैक्शन होगी, तो अट्रैक्शन से हमारे पास बॉन्ड बनेगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इज फॉलोइंग। अच्छा, आप लोगों के पास ये डायग्राम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है इसमें, वो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि यहाँ पे डी के पहले 3 ऑर्बिटल्स, उसके बाद डी के 2 ऑर्बिटल्स, टोटल कितने हो गए, हमें पता है कि टोटल इसके डी के ऑर्बिटल्स होते हैं 5। टोटल कितने होते हैं, 5 हमें पता है कि डी के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो डी के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी होती है सेम, यहाँ पे एनर्जी होती है सेम, लेकिन इनकी एवरेज एनर्जी जो होती है ना वो थोड़ा सा अबव चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि एवरेज एनर्जी इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे आने के बाद जो है ना, ये पांचों के पांचों देख सेम रहे हैं अभी तक, एवरेज एनर्जी इनकी सेम है, लेकिन जैसे ही हम इसकी वो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग होगी। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, देखिए यहाँ का इस ये जो है ना, मैंने डॉटेड लाइन से इसका मिडल पॉइंट है जहां पे नो स्प्लिटिंग, कोई स्प्लिटिंग नहीं है। जब इसकी स्प्लिटिंग होगी, अब स्प्लिटिंग दो तरह की होगी, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी एक हाई एनर्जी एक लोअर एनर्जी। अगर हमारे पास हायर एनर्जी होगी तब क्या होगा, लोअर एनर्जी होगी तब क्या होगा, ये देखें यहाँ पे जो डी के ऑर्बिटल्स हैं, डी के डी एक्स के वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक, और ये हमारे पास दो, टोटल ये 2 ऑर्बिटल्स, बाकी कितने बच गए, टोटल कितने थे, 5, 5 में से 2 चले गए ऊपर और 3 आ गए नीचे, 3 आए नीचे, डी एक्स डी वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये हमारे पास डी के 3 ऑर्बिटल्स नीचे आ गए। अब ये जो है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है 4D और यहाँ पे मैंने लिखा है 6D, ये इसका क्या मतलब है कि ये जो है ना, इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, क्योंकि इस देखें यहाँ पे मैंने कितने लिखे 4 और यहाँ पे मैंने कितने लिखे 6, तो ऑटोमेटिकली हमें पता होना चाहिए कि ये जो ऊपर चले जाते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि वो डी एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, ये जो होंगे इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को जो है ना, हमारे पास ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये इसकी है एवरेज एनर्जी है, ये हमारे पास हमने कहा कि जो बिटवीन दी एक्सिस होते हैं उन जो डी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम T2G का नेम देते हैं, ये मैंने यहाँ पे भी जो है ना शो किया हुआ है, और जो डी के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम Eg का नेम देते हैं। अब इनकी टोटल एनर्जी हमने कहा कि कितनी होती है, 6 और 4 कितने हो गए टोटल 10, तो हम क्या कहते हैं कि डेल ओ इज इक्वल टू 10 DQ। अब डेल ओ मतलब चेंज ऑफ द एनर्जी कितनी होती है, हमारे पास टोटल तो ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल में जो एनर्जी है वो 10 DQ होती है। अब DQ का मतलब क्या है, DQ मीन्स डिफरेंशियल क्वांटा, डिफरेंशियल क्वांटा, DQ मीन्स डी से डिफरेंशियल, क्यू से क्वांटा, डिफरेंशियल क्वांटा। Eg हैज हाई एनर्जी, अब मैंने क्या बोला है कि Eg की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, और T2G की एनर्जी क्या होती है, कम। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि Eg हैज अ हाई एनर्जी एंड द हायर रिपल्शन, अगर एनर्जी ज्यादा है तो रिपल्शन भी क्या होगी, ज्यादा, ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इट इज region of the T2G will have the low energy and the low repulsion। अब मैंने क्या क्या चीजें बोली हैं कि जो टी ई जी होगा वो होगा हमारे पास हाई एनर्जी, और जो हमारे पास T2G है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। ये है हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, तो आप लोगों ने ये डिफरेंस याद रखने हैं, ठीक है। अब इसका जो है हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स T2G और Eg ऑर्बिटल्स, इनकी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होती है इसका क्या फार्मूला होता है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसका फार्मूला होता है, सपोज कर लें कि हमने टोटल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स से, हमने टोटल एनर्जी एक्स
और पी को हमने T2G को हमने सपोज कर लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया कि वो है पी। अब हमने क्या कहा कि T2G के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, पी से, और TEG को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, क्यू से। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब ये x इज इक्वल टू 10 आया है। अब 10 कैसे आया है देखिए, 6 प्लस 4, टोटल कितने हो गए, 10। तो हमने यहाँ पे कितना, पहले से p में हमारे पास 4 प्लस q में कितने आ रहे थे, 6। तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस प्लस 6, तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 10। और अगर हमारे पास जस्ट डी में एक इलेक्ट्रॉन हो तब हम क्या करेंगे, तो हमने जस्ट उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही फिल करना है। अब इसमें जो मेन आप लोगों को, मेन, और मैं कहता हूँ इसमें से जो इसकी जान है, सीएफटी की जो जान है, वो यही पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता रहा हूँ। इसको आपने माइंड से और ध्यान से सुनना है। मैंने इनमें डिफरेंस क्या क्या चीजें बता रहा हूँ। एक साइड पे मैंने लिखा है हाई स्पिन, और दूसरी साइड पे क्या लिखा है मैंने, लो स्पिन। अब हाई स्पिन और लो स्पिन, इसमें हमने डिफरेंस देखना है। हाई स्पिन आर आल्सो known as weak और a low field। हाई स्पिन का क्या मतलब, मैंने कहा है कि वो वीक होंगे, मतलब कि वो इनवर्स वाला है। देखो एक चीज हाई है तो हम कहेंगे कि वो लो फील्ड होगा, उसकी फील्ड क्या होगी, वो लो होगी। अगर स्पिन ज्यादा है तो उसकी फील्ड क्या होगी, वो कम होगी, वो वीक होगी। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा था मैंने, लो स्पिन, तो आपको ऑटोमेटिकली ये बात पता चल जानी चाहिए कि मैंने लो स्पिन की बात की है, तो इसकी फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग या हाई आप कह सकोगे। ठीक है। इसके बाद इसमें जो हाई स्पिन है, हाई स्पिन में जो है वो कौन सी स्पिनिंग होती है, फ्री स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। दे आर क्या होते हैं, दे आर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या होता है, स्पिन पेयर। इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे स्पिन पेयर आ रहा है, यहाँ पे स्पिन फ्री है। मतलब इसमें कोई पेयरिंग नहीं हो रही, लेकिन इसमें पेयरिंग हो रही है। इसके बाद है हमारे पास, अगर हम एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द T2G एंड EG इज अ स्मॉल। इनके दरमियान के हाई स्पिन में एनर्जी भी कम होगी, फील्ड भी कम होगी। ये दो चीजें मैंने क्या बता दी, कि उसकी फील्ड भी कम होगी, हाई स्पिन में फील्ड भी कम, एनर्जी भी कम। और इसको हम क्या, ये कौन सी स्पिन का नेम देंगे, फ्री स्पिन। इसमें कोई स्पिनिंग भी नहीं होगी, पेयरिंग भी नहीं होगी। हाई स्पिन में अगर बात करते हैं, तो लो स्पिन में क्या आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द T2G एंड द EG इज अ लार्ज। आप देखें यहाँ पे मैंने क्या बताया, लार्ज। यहाँ पे मैंने क्या एनर्जी डिफरेंस क्या बताया, स्मॉल। तो ये आप लोगों ने याद रहे, इसमें डिफरेंस याद रखना है। द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द हुन रूल। इसमें जो होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन होती है अकॉर्डिंग टू हुन रूल। अब हुन रूल हमें क्या कहता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। या आप लोगों को इस चीज का पता है कि हुन रूल क्या होता है, तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के हुन रूल क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि हुन रूल क्या कहते हैं। हमें हुन रूल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो सबसे पहले कम ऑर्बिटल्स में जाती है, कम जाती है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एक एक होगी पहले, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 है और ऊपर है 2, यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ पे ऐसे समझे कि यहाँ पे है EG और यहाँ पे है T2G। अगर हुन रूल हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास है हाई स्पिन, हाई स्पिन होगी तो हमारे पास जो एनर्जी का डिफरेंस है, यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। टोटल अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, इस तरह से। ये हम हाई स्पिन की बात करें। अगर हम बात करते हैं लो स्पिन की, लो स्पिन में फिर क्या होता है कि लो स्पिन में इस तरह से पांचों के पांचों दिए होते हैं, जैसे ये 2, ये, और 3 बॉक्सेस मैं इधर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 3 बॉक्सेस हो गए। तो देखें, अगर आपके पास है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, अगर है हमारे पास लो स्पिन,
लो स्पिन होगा तो आपने इलेक्ट्रॉन्स के, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है 5 तो आपने उसकी फिलिंग कैसे करनी है, आपने क्या करना है, एक इधर फिल करना है और दूसरा ही इधर ही फिल करना है, तीसरा इधर, चौथा इसी ही बॉक्स में आपने फिल करना है। तो अब देखें, अब मैंने इनमें देखें, यहाँ पे मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फिल किया था। ये जब हमने बात की थी कि हाई स्पिन, ये हमने किस चीज में बात की थी, हाई स्पिन की। अगर हम हाई स्पिन की बात करेंगे तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अगर हम लो स्पिन की बात करेंगे तो उसमें हम पेयरिंग बना देंगे। हम ये देखें, ऊपर हमने ये कौन सा पॉइंट पढ़ के आ रहे थे, स्पिन पेयरिंग। इसमें लो स्पिनिंग में हमारे पास पेयरिंग बन जाती है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, क्योंकि इनके दरमियान जो एनर्जी गैप होता है इन दोनों के दरमियान वो ज्यादा होता है, इसलिए जो है ना हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है यहाँ नीचे करते होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू द पेयर two electron against the electron repulsions in the same orbitals is called the pairing energy। आप pairing energy की ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस बता दी। नेक्स्ट है हमारे पास सी एफ एस ई। सी एफ एस ई का क्या मतलब है, ये आप लोगों को इन शॉर्ट फॉर्म में भी वो आपको दे सकता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सी एफ एस ई का क्या मतलब है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का क्या फार्मूला है, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, crystal field stabilization energy loss of energy due to the electron in the T2G। मैंने क्या बात की है कि लूज ऑफ एनर्जी प्लस गेन ऑफ एनर्जी के, हमारे पास इसका फार्मूला है कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे और जितने हमारे पास गेन कर रहे होंगे, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, सी एफ एस ई, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन सी, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये इसका फार्मूला था। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऊपर हमने एक एग्जांपल ली थी तो उसमें हमने कहा कि इसकी जो है ना सी एफ एस ई की हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे आप कह सकते हो कि अगर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टी टू जी में, टी टू जी में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, उसकी एनर्जी है 0.4 डेल नॉट। डेल ओ का मैंने आप लोगों को पहले बता दें, डेल ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल, ओ हम किस लिए यूज करते हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए। उसके बाद है पी, यहाँ पे पेयरिंग जो है ना, इसको हमने पी का नेम दिया था टी टू जी को, तो इसलिए हमने यहाँ पे टी पी से मल्टीप्लाई करा। यहाँ से हमारे पास है ई जी, ई जी के लिए यूज करते हैं, ई जी के लिए हमने क्या यूज किया था 0.6। टोटल अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 0.4 प्लस टोटल कितना आ जाएगा 10 क्यू। अब 10 डी क्यू कैसे आएगा, और इसकी आप लोगों ने एक और बात भी याद रखनी है, जब हम ओरल एनर्जी, जब हम क्या कहते हैं कि ओरल एनर्जी, जब हमारे पास टी टू जी की और ई जी की जो ओवरऑल एनर्जी होती है वो सेम होती है। ये हमने पहले कहाँ पे बात की थी, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब है। ये देखिए, अब जहां पे मैंने बात की है कि इनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, ओवरऑल एनर्जी क्या होती है, सेम। अब सेम कैसे होती है,